बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे फ़ारूक कताबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आपकी दुआएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम जिन अहम मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे उसमें सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो तो बहुत अरसे से रहा था, सदारती इंतखाबात अमरीका के, उससे पहले से ही सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि लग रहा था कि जैसे तसादुम की तरफ जो है वो जाएगी, और फिर वही हुआ। और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि किस तरह से कैपिटल हिल, जिसको अमरीकी जमहूरियत की अलामत समझा जाता है, और उस पर हमला किया सदर ट्रंप के हामियों ने, और उसमें 4 अफराद हलाक हुए। सो सूरत हाल जो है वो खासी कशीदा है इस वक्त अमरीका के अंदर। और ज़ाहिर है कि एक सुपर पावर होने की हैसियत से अमरीका में जो भी कुछ होता है, अंदरूनी हालात जिस तरह के भी हों, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अमरीका के अंदर तो जो होता है सो होता है, लेकिन बैरूनी दुनिया के ऊपर भी और दीगर ममालिक के ऊपर भी इसका किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके असरात होते हैं। सो आज हम अहाता करेंगे और जायजा लेंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है अमरीका के अंदर, इसके अमरीका पर और पूरी दुनिया पे क्या असरात हो सकते हैं। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक चूँकि अमरीका के हवाले से तो मैंने आपको बताया, और 3.5 साल तक हमने ये देखा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ख़ास तौर पे कतर के साथ सऊदी अरब के जो ताल्लुकात थे वो खासे कशीदा रहे। हर तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो कोशिश की गई इस छोटे से मुल्क के ऊपर जो है वो लगा दी जाए, सऊदी अरब और ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, बहरीन की तरफ से। लेकिन बिल आखिर अब ताल्लुकात बहाल हो गए हैं अचानक से 3.5 साल के बाद। ऐसा क्या हुआ कि तमाम तर दबाव जो है क्या वो काम नहीं आया कतर के ऊपर? कतर ने इस दबाव को एक्सेप्ट नहीं किया, वो डटा रहा, और जो भी कुछ शराइत जो है वो आयद की गई वो उससे नहीं मानी। सो सारी सूरत हाल जो है वो इन 3.5 सालों में क्या रही और अब इस वक्त क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान ने इसको बड़ा खुशाइन करार दिया है। सो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ममालिक के साथ, उसके हवाले से भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हम गुफ्तगू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे मुल्क में इंटरनेट का इस्तेमाल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इससे रिलेटेड जो नुकसानात या मसाइल हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। साइबर क्राइम एक ऐसा मसला है जो आए रोज़ हम देखते हैं कि इसकी शिकायत जो है वो सामने आती हैं। सो इसके हवाले से भी आज हम जायज़ा लेंगे कि किस किस्म के क्राइम्स होते हैं और उनका सद्देबाब जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। आगाज करते हैं सबसे पहले अमेरिका से। फ़ारूक, अमेरिका में जो कुछ हुआ है और हो रहा है, ये हम देख रहे थे सदारती इंतखाबात से पहले से एक सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो रही थी, जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो जिस तरह से शय दे रहे थे, जिस तरह के बयानात जारी कर रहे थे, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। ये पहली मरतबा अमेरिका की बहैसियत एक सुपर पावर के तारीख में ये हो रहा है कि इस लेवल के ऊपर आके इख्तलाफात जो है वो सामने। आई एम रियली ग्लैड कि आपने खास तौर पे ये एम्फेसाइज कर दिया कि सुपर पावर बनने के बाद पहली दफा इस तरह हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की तारीख के अंदर हमने ये खास तौर पे देखा था कि एक सिविल वॉर हुई थी जी 1860s में, और उस वक्त तो खैर अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर नहीं था, लेकिन सुपर पावर बनने के बाद इस तरह का ये पहला वाकया है। और दूसरा, इवन इन सिविल वॉर यूएस कैपिटल के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ था, ये उनका पार्लियामान है। मैं 2-3 कॉन्टेक्स्ट जो है वो बना दूं ताकि लोगों को पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एक तो ये है कि हमारी तरह से अमेरिका के अंदर भी 3 को इक्वल ब्रांचेस हैं, एग्जेक्टिव, इंतजामिया, अच्छा मुकन्नना जहाँ पे कानून बनता है, यानी कि ये यूएस कैपिटल, और जो अदलिया है उनकी जुडिशरी। और ये होता है, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है कि अमेरिका के अंदर 50 रियासतें हैं। अमेरिका की एक रियासत जो है उसका नाम है टेक्सास, जो कि पाकिस्तान के कुल रकबे का 80% है। एक और है बहुत बड़ी तादाद में जी, हाँ जी, और एक रियासत है अलास्का जो पाकिस्तान से साइज में डबल है। और ये सिर्फ 2 रियासतें हैं। जब आप 50 की बात करती हैं तो आप सोचे क्या रकबा है, राइट? तो और उसके अंदर अमेरिका के सिस्टम के अंदर सबसे पावरफुल यूनिट जो है वो सेंटर नहीं है, वो रियासतें हैं। तो अब ये होता है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो हर रियासत के अंदर एक अलहदा इलेक्शन होता है, और फिर उसके इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्टोरल वोट से है वो काउंट किए जाते हैं, और एंड में 6 जनवरी को जो हो रहा था वो सर्टिफिकेशन होती है जब पार्लियामेंट मिलता है, और उसके बाद एक एक उसको अप्रूव करता है। ये सेरेमोनियल काम है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि एक तो वाइस प्रेसिडेंट माइकल पेंस जो है वो होते हैं सेनेट की चेयर,
تو وہ جو ہے نا اس کو ریفیوز کر دے سرٹیفائی کرنے سے اور وہ کہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز کوئی ہم لے کر آئیں گے. اچھا دوسرا ہوا اس کے برعکس ہاں جی کرنا پڑا ہاں جی لیکن میرے خیال میں مائیکل پینس نے اپنے آپ کو بالکل ونڈیکیٹ کر لیا. دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ کانگریس میں جو ریپبلکنز ہیں وہ سپورٹ نہ کریں. اب یہ ایک قسم کا کو سمجھا جاتا کانسٹیٹیوشنلی باہر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹر آگے پریشر ڈالنے کے لیے اور انہوں نے اٹیک کر دیا. اس تمام چیز کے بعد آپ نے کہا کہ اس جو سچویشن ہے وہ بڑی ٹینس ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب سچویشن کم ٹینس ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بات کرتے تھے کہ امریکہ کے اندر سول وار لے کر آئیں گے اور وہ جو اس کا ایک قسم کا امپیکٹ تھا وہ آپ کو نظر آ گیا اور میرے خیال میں کسی کو پسند نہیں آیا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹینشن تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن اب جو باتیں ہو رہی ہیں صدر ٹرمپ کے مواخذے تک کی یا ان کو ہٹانے کی تو جو ان کے حامی ہیں اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا وہ زیادہ مشتعل نہیں ہوں گے زیادہ صورتحال کو خراب نہیں کریں گے؟ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ سیریمونیل ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اب 12-13 دن بھی نہیں رہتے اور ان 12-13 دن کو دیکھتے ہوئے اگر ان کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ تمام چیزوں کو جو ہے نا اب کنسیڈ کرنے کو تیار ہو گئے. بالکل اسی بات کو میرے خیال میں ہم آگے بڑھائیں گے. اس وقت میں جوائن کریں سینئر صحافی یونائٹڈ اسٹیٹ سے انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کے وقت کے لیے. انور صاحب آپ ظاہر ہے وہاں موجود ہیں اور آپ صورتحال کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو میں ایک تو یہ چاہوں گی جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے فاروق نے کہا کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ صورتحال اب بہتری کی طرف جائے گی ٹینشن تھوڑی کم ہوگی لیکن اگر مواخذے تک کی بات ہوتی ہے صدر ٹرمپ کی یا ان کو ہٹایا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حامی مزید اشتعال میں آ سکتے ہیں مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے؟ میں فاروق سے ایگری کرتا ہوں کہ اب سچویشن جو ہے ڈیفیوز ہوگی اور تناؤ میں اضافہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں ایک ایسی فگر موجود تھی جو کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ان عناصر کو نہ صرف اکسا رہی تھی بلکہ پروٹیکشن فراہم کر رہی تھی. یعنی اب ایک ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا کہ وائٹ ہاؤس کے پیچھے لان میں جس کو ایلپس کہتے ہیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 2 لاکھ افراد تھے اور اس سے امریکی صدر وہاں خطاب کرے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں لوگ قانون کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں کیونکہ یہاں کسی کو قانون سے معافی نہیں ملتی. میں نے 2-3 دفعہ یہ دیکھا ہے کہ 2 افراد لڑ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں دوسرے کو. ایک کہتا ہے کہ مار دوسرا کہتا ہے میں پاگل ہوں ماروں مجھے پولیس پکڑ لے گی. تو یہاں لوگ بہت ڈرتے ہیں. تو یہ جب جلسہ جلوس ہو رہا تھا اس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جاؤ. صدر ٹرمپ نے پن پوائنٹ کیا کہ جو نائب صدر ہے میرا مائک پینس وہ غلط کام کر رہا ہے اس کو روکو اور میں بھی آ رہا ہوں سمجھے. تو اس کے بعد مجمع نے جا کے اس پہ حملہ کیا ہے. تو اب صدر ٹرمپ کو بھی اپنی اس بات کا احساس ہے کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. اس کی بات انہوں نے رات بیان دیا اس میں انہوں نے بالکل ایک اباؤٹ ٹرن کیا اور اس میں انہوں نے جو ان کے جو حامی تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا کانگریس پہ اس کو انہوں نے ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ تم نے قانون توڑا ہے اور تمہیں سزا ضرور ملے گی. تو بھائی سزا تو ضرور ملے گی لیکن اکسانے والے تو صدر ٹرمپ تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا ان کو اس طرح واشنگٹن میں گیدر ہونے کا. اب یہاں جو ہے نا قانون ساز ادارے یہاں 50 سال پرانے جو کیسز نکال کے ان کو فالو کرتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ جو ہے اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ ویڈیوز آ گئی ہیں سب کے پاس ایف بی آئی ہر طرف پھیل گئی ہے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے گرفتار کر رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ 2-3 ہفتوں میں جب یہ حکومت وغیرہ بن جائے گی اس کے بعد کم از کم 1000-2000 لوگ گرفتار ہوں گے اور لیکن انور صاحب پولیس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. اسپیکر نینسی پیلوسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو سربراہ ہے یو ایس سی پی کے ان کو ہٹا دیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں سنبھالا گیا اس صورتحال پولیس سے؟ وہ اس میں ایک غلطی تھی. وہی غلطی یہ تھی کہ یہاں جو پولیس
ने ये नहीं किया, बल्कि कैपिटल पुलिस ने किया। कैपिटल पुलिस जो है वो पुलिस से अलग महकमा है, और वो जिनको यहाँ उन्होंने नाम पुलिस का दे दिया है वो वैसे है जैसे आपको पता नहीं है, आप अब तो नहीं होता शायद, एक जमाने में पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट को के अपने सिक्योरिटी गार्ड होते थे जिनके पास कोई खास हथियार वगैरह नहीं होते थे, और वो बस उनका काम था लोगों की तलाशी लेना और पास चेक करना। तो कैपिटल पुलिस जो है वो इसी तरह के सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनका काम होता है पास चेक करना, और उसमें जो एक बड़ा अहम उलझाव और मसला है वो ये है कि अब आप सब सवाल ये उठता है जो नैंसी पेलोसी भी उठा रही है कि भाई वहाँ पुलिस क्यों नहीं लगाएगी। मसला ये है कि वाशिंगटन डीसी की हुकूमत, जो पुलिस जो है यहाँ लोकल गवर्नमेंट का मामला है, वाशिंगटन डीसी की हुकूमत इतनी पुलिस कहाँ से लाए? वाशिंगटन डीसी की हुकूमत के पास फंड नहीं है, इख्तियारात नहीं, वो एक छोटे से शहर की हुकूमत है, और चूंकि वाशिंगटन में हर कार के पीछे लिखा होता है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वाशिंगटन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कांग्रेस में, और इसलिए ये जो एक मुतालबा है डेमोक्रेट्स का वो भी है कि वाशिंगटन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए ताकि उसकी अपनी पुलिस फोर्स हो। तो उन्होंने क्या किया, मेयर ने फौरन अपील की वर्जीनिया से और मैरीलैंड से, और उन्होंने भेजी अपनी फोर्स, लेकिन उनके फोर्स के आने में वक्त लगा। तो यहाँ तब्दीली की जरूरत है, बिल्कुल सही है की हुकूमत के पास भी। एब्सोल्युटली। अनवर साहब, इस पे मजीद भी आपसे पूछते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह जो वो किया है, जिस तरह विटनेस किया है अमेरिका की पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के किसी और जर्नलिस्ट ने नहीं किया होगा। आपने सदर ओबामा की का इंटरव्यू भी किया था। सर, एक जो मामला इस वक्त चल रहा है, भी किया था। जी जी बिल्कुल, आपने जो फॉलो अप की खास तौर पे बात की है कि अमेरिका के अंदर फॉलो अप होता है, एक बात चल रही है 25वीं आईनी तरमीम की, जिसके अंदर खुद काबीना के मेंबरान जो है वो बगावत करके अपने सदर को उतार सकते हैं। दूसरा जो इम्पीचमेंट की बात हो रही है। तीसरा ये एक सेल्फ पार्डन की भी बात हो रही है कि अमेरिकी सदर अपने आप को माफ कर देगा और उसके बाद उसको फॉलो अप कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि इन तीन ऑप्शंस में से कोई भी पॉसिबल है आने वाले दिनों में? सर जी, मेरा सबसे बड़ा जो एजाज ये है कि मैंने सदर ट्रंप की मौजूदगी में उनके सूरह अलहम सुनी थी, जिसके बाद उन्होंने उठ के कहा था थैंक यू वेरी मच फॉर रिसाइटिंग अ ब्यूटीफुल वर्स फ्रॉम द बाइबल। तो किसी ने कहा कि नहीं बाइबल नहीं है, कुरान है, तो उन्होंने कहा ओके फ्रॉम द मुस्लिम बाइबल। तो बिल्कुल सही। तो ये है कि देखें जो 25th अमेंडमेंट है उसमें जो शिफ्ट नंबर 4 जो है उसके मुताबिक ये है कि वाइस प्रेसिडेंट और काबीना की अक्सरियत अगर ये महसूस करे कि सदर अपने यानी ज़हनी तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल नहीं रहा, तो वो फिर एक रिटन डिक्लेरेशन भेजता है चेयरमैन सेनेट को, जिसको यहाँ प्रेसिडेंट कहते हैं। ये प्रेसिडेंट जो होता है सेनेट का वो खुद नायब सदर होता है, और उसके बाद वो उस पर एक्ट करके और सदर को हटा देता है। तो एक दूसरा ताल ये है। अच्छा, और अगर काबीना ना कर सके तो फिर एक बॉडी होगी जो कांग्रेस बनाएगी और जिसकी अक्सरियत जो है ये फैसला करेगी। ठीक है। इस वक्त जो मुमकिन है वो यही मुमकिन है, इसलिए नैंसी पेलोसी और चक शूमर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेट में जो माइनॉरिटी लीडर है, जी जी, अब मेजॉरिटी बनने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने रिटन रिक्वेस्ट की है पेंस से कि वो जो है एक्शन लें। पेंस जो है वो खुद बहुत नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह उनकी बेइज्जती की उन्होंने जलसा आम में सदर ट्रंप ने जिस तरह मजमे को उकसाया उन पे हमला करने के लिए, और उनके जो उनके एड्स हैं वो फोन करते रहे बार बार व्हाइट हाउस को सदर ट्रंप की नायब सदर की सिक्योरिटी के लिए, और उसका व्हाइट हाउस ने जवाब नहीं दिया। वो बहुत नाराज है, लेकिन लगता है कि वो उस नाराजगी को इस हद तक नहीं खींचेंगे कि वो उनको हटा दें, क्योंकि उन्होंने भी आगे सियासत करनी है। तो जहां तक इम्पीचमेंट का ताल्लुक है, इम्पीचमेंट में तो वक्त लगेगा ना, इम्पीचमेंट में तो फिर पूरी डिबेट होगी, तो इतना तो वक्त ही नहीं है। सेनेट में तो सेनेट में नंबर भी नहीं है सर, और सेनेट में नंबर भी अभी तक नहीं है, क्योंकि वो दोनों साहिबान नंबर भी नहीं है, और डिबेट में भी लास्ट टाइम जो डिबेट उसमें 49 डेज लगे थे, तो वो तो जब तक नया सदर भी आ जाएगा। अब उसमें जो डेमोक्रेट चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि अगर हट जाएं, इनकी इम्पीचमेंट हो जाए, तो उसमें होगा ये कि अगर अपने आप को ये माफ भी कर देते हैं तो फिर भी एक लीगली एक रास्ता खुला होगा उनको ट्राई करने का, उन पर मुकदमे चलाने का, क्योंकि कहा जाएगा कि इन्होंने माफ तो किया लेकिन ये इम्पीच प्रेसिडेंट है। तो वो ये चाहेंगे कि इम्पीचमेंट हो, चाहे उनके हटने के बाद भी हो, ताकि उन पर बहुत सारे मुकदमे चलाए जा सकें। और अब खुद सदर ट्रंप के हामियों को इस बात का एहसास है कि वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं सदर, और मैं नहीं समझता कि अब उनके हामी दोबारा ऑर्गेनाइज होके
حملہ کریں گے کہیں اور کوئی ہنگامہ کریں گے. اچھا ایک اور انور صاحب اینگل جو ہے ساری صورتحال کا وہ یہ بھی ہے کہ دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک سپر پاور جب اس کے اندرونی حالات اور اختلافات اس طرح سے کھل کے سامنے آ جائیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑتا ہے دیگر ممالک کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوشش بڑی تھی امریکی اسٹیبلشمنٹ کی کہ صورتحال کشیدگی کی طرف نہ جائے، یہ چیزیں باہر نہ جائیں، لیکن اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے محترمہ، دنیا میں تو امریکہ کا امیج گزشتہ 4 سال میں صدر ٹرمپ نے بالکل تباہ کر دیا. دیکھیں امریکہ کی جو امریکی دفتر خارجہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ رپورٹ ایشو کیا کرتی ہے فریڈم آف میڈیا پہ، وہ ہیومن رائٹس پہ اور مختلف ایشوز پہ جن کو بڑا سیریسلی لیا جاتا تھا دنیا میں. اب نہیں لیا جاتا اس لیے کہ خود ان کے یہاں لوگوں نے دیکھا ہیومن رائٹس کی کس طرح وائلیشن ہوتی رہی 4 سال میں، کیا سلوک ہوتا رہا اقلیتوں کے ساتھ. پھر یہ تھا کہ جو فریڈم آف میڈیا پہ، اب وہ جو فریڈم آف میڈیا پہ رپورٹ آتی ہے، خود میں بھی اب رپورٹ نہیں کرتا، کوئی بھی رپورٹ نہیں کرتا اس کو، اس لیے کہ جس ملک کا صدر پورے میڈیا کو فیک میڈیا کہہ کے ڈسمس کر دے، اس ملک کا صدر وائٹ ہاؤس میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، پینٹاگون میں بریفنگ ہی بند کر دے، اس ملک کا صدر سارے اعلانات جو ہے وہ صرف ٹویٹر کا ذریعہ کرے، اس ملک کا صدر اپنے کیبنٹ سے مشورہ کیے بغیر فیصلے کر لے، اس ملک کی آپ مثال دنیا کے سامنے کیا دیں گے؟ دنیا کیسے فالو کرے گی؟ تو صدر ٹرمپ نے تو امریکہ کا امیج جس طرح تباہ کیا ہے اس میں صرف 4 سال نہیں، آپ کو 10 سال لگیں گے امریکہ کو اپنا امیج دوبارہ بنانے میں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کے وقت کے لیے. فاروق، ایک بڑی غور طلب بات جو میں پڑھ رہی تھی جب یہ سارا جو کچھ ہوا ہے گزشتہ روز، اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس میں ایک سروے ہے، یو گورنمنٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا، جس سروے کے مطابق 62% امریکیوں نے واقعے کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود 45% جو ریپبلکنز ہیں انہوں نے فعال طور پر کیپٹل ہل پر حملے کی مذمت نہیں کی اور نہ اس کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا. اور جنہوں نے کی ہے اس کے اندر بھی میجارٹی ریپبلکنز نے الزام کس کو دیا؟ ٹرمپ کو نہیں دیا، انہوں نے جو بائیڈن کو دیا، جو کہ نہ یہاں پہ موجود تھا نہ ادھر موجود تھا، صرف اس کا سرٹیفکیشن ہو رہا ہے. یعنی ایک بہت گہرا اثر چھوڑ کے ٹرمپ جو ہے وہ جا رہے ہیں امریکیوں کے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج کا جو حالات ہے وہ ٹرمپ نے بنائے نہیں ہے. ٹرمپ نے ریاست میں لیا اور اس کو اپنے لیے ری پرپز کر لیا، اس کو ویپنائز کر لیا. لیکن یو آر رائٹ، جب ملک کے اندر کوئی 7.5 کروڑ بندہ ایک بندے کو ووٹ دیتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے اور دوسرا 8 کروڑ 10 لاکھ ووٹ لے کے جیتتا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے پولرائزیشن اپنے فل ایکسٹینٹ پہ ہوتی ہے. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں انور صاحب نے جو کہا کہ آنے والے دنوں میں پولرائزیشن تو رہے گی، لیکن وہ تھا نا ایک قسم کا جن آ گیا تھا لوگوں میں کہ جی بس اب سول وار کرنی ہے اور ٹرمپ کو رکھنا ہے، قانون کی دھجیاں اڑ جائیں، وہ ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ لوگ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا کچھ ہو گیا. اور اگر آپ نے کہا کہ 45% نے اس کو کنڈیم نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے 65% نے کنڈیم تو کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جماعت یا وہ موومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں اینٹی فاشسٹ یا اینٹیفا جو ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی الزام ہوتا تھا نا، لوگ کام غلط کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز، الزام لگتا تھا اینٹیفا پہ کہ جی وہ اینٹیفا جو ہے نا وہ آگے آ گئی ہے اور وہ چھپ چھپا کے ان کے لوگوں نے کیا. لیکن اس دفعہ کمال یہ ہوا ہے کہ اندر جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے اپنے ویڈیوز لائیو بنائے ہیں، اپنے انٹرویوز دیے ہیں اور تقریریں کی ہیں. 4 لوگ مر گئے، 5 ہو گئے. جو آپ نے کہا نا کیپٹل پولیس، اس کا بھی ایک جو ہے نا آفیشل جو ہے وہ مارا گیا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں اس وقت جمہوریت آہستہ آہستہ امریکہ کے اندر بھی ریسٹور ہو جائے گی اور جو امریکہ کا امپیکٹ جمہوریت پہ انٹرنیشنلی ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہو جائے. چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. ناظرین یہاں پہ ایک ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے سعودی عرب، قطر، UAE کے جو تعلقات ہیں جن میں بہتری آئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہے گا. زمین کو محفوظ پہاڑ رکھتے ہیں اور ایک قبیلے کو سردار.
या अल्लाह मेरी मदद फरमा, सुल्तान की जानिब से भेजे जाने वाले उस बहादुर से मिलवा दे। किस तरह सुल्तान अलाउद्दीन के जासूसों से खुद को छुपा ला सके? ताकत ही सब कुछ है और ताकत दौलत से आती है। दौलत पास हो तब भी लड़ने के लिए महारत चाहिए होती है महाजमा। कौन है वो? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। हम तुर्क मासूम लोगों की उम्मीद बनना पसंद करते हैं। आप इन तुर्कों को अपने जान में फंसा नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तुम जानती हो कि इन जैसे कितने सुरमाओं को जहन्नम वासन कर चुका हूँ मैं। आप पहले अपने गुस्से को काबू कीजिए। लकड़ी अगर सख्त हो तो वो जल्दी टूट जाती है। दुश्मन बहादुर हो तो बात मुख्तलिफ है, ये छुप कर वार करने वाले दुश्मन है। मेरा ख्याल है वो इतना ज़हीन है कि भाप लेगा कि मैंने जाल बिछाया है उसके लिए। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम सऊदी अरब और कतर की तरफ बढ़ें, फारूक आपके पास कुछ और भी अमेरिका के हवाले से आप चाहते हैं डिस्कस करना। एक तो 25वीं तरमीम जो है उसके हवाले से आपने बात भी की अनवर साहब से भी। आपको लगता है कि ये इस पे हो सकता है कुछ काम? नहीं, मामला ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं ना तो उन्होंने गेट क्रैश किया और पूरे के पूरे उसको अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी को हॉस्टेज बना लिया और उसके अंदर वोटर्स बहुत सारे उनके खल्लत मल्लत हो गए। अब जो पुरानी रिपब्लिकन पार्टी है वो ये भी नहीं करना चाहती कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल दुश्मन नजर आए, क्योंकि दरमियान में वोटर उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे वो ये भी नहीं चाहते कि वो जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बन के कहलाएं। तो इसलिए आपने देखा कि माइक पेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और सेनेट मेजॉरिटी लीडर जो मैकॉनल हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि इनको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको बाइडन को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि 25वीं आईनी तरमीम को इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी वजह है कि आधी तो काबीना जो है वो उसने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और ये जो अटैक हुआ है ना, इसको ज़रा विजुअलाइज करें कि उस वक़्त तमाम कांग्रेस यानी कि उनके दोनों हाउसेस मौजूद है, जिसके सरबराही कर रहा है कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और जो अटैक करने वाले हैं वो वेपन्स लेके गए। और फिर सिर्फ ये नहीं है, मैकॉनल की बीवी जो वहाँ मौजूद है जो कि एक फेडरल सेक्रेटरी है। अच्छा, इसी तरह से जो माइक पेंस है उनकी बीवी मौजूद है वहाँ पे। और इस तमाम चीज़ में अब ये समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अटैक करेंगे, वो मारना चाहते थे इन सारे लोगों को। दूसरा इनका ट्रिक क्या था, वो जब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स है ना जी, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पड़े होते हैं। तो इन लोगों का ये था कि एक साइड से ये हॉली, एक वो है सेनेटर है, और टेड क्रूज ये डिबेट कराएंगे, 2 घंटे तक वो होगा, उधर से अटैक होगा। और जब ये लोग अंदर आएंगे तो जितने डॉक्यूमेंट जमीन पे पड़े हैं उनको आके या तो उठा के ले जाएंगे या फिर आग लगा देंगे। इससे इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी प्लानिंग हाँ, थी। ये बड़ी प्लानिंग थी। और दूसरा ये था कि दे विल कंटिन्यू टू होल्ड द फ्लोर ऑफ द हाउसेज, और उसके बाद जो है ना ये क्राइसिस बड़ा हो जाएगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप अगले सुबह जाग के कहेंगे कि मैंने माशाल्लाह लगा दिया। उनमें से कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जितना बड़ा ये सारे का सारा वो था प्लान था वो चौपट हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये होगा कि वो 20 तक तो हुकूमत में रहेंगे, जो लगता है अभी तक।
उसके बाद जो होगा वो ये होगा कि उनको एक एक करके वो जो मक्खियां और चूंटियां काटना शुरू करेंगी, तो रिपब्लिकन पार्टी अपने आप को रिक्लेम कर लेगी और डोनाल्ड ट्रंप का जो बाब है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगा। लेकिन अब तो वो खुद भी कह चुके हैं ना कि इंतखाबी नताइज जो है वो अगरचे तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन वो एक स्मूथ ट्रांजेक्शन नहीं, उन्होंने कंसीड कर दिया है कि ट्रांजिशन होगी और ही विल गो अवे। अच्छा, अब उसके अंदर अपने आप को माफी देने का जो मामला है, उनके पास एक और ऑप्शन थी और वो ये थी कि वो आज रिजाइन करते और माइक पेंस जो है वो 4 दिन के लिए जो है अमेरिकी सदर बन जाते और उनसे एग्रीमेंट होता कि डोनाल्ड ट्रंप को माफ कर दो। जब आपका सदर आपके वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कराने वाले लोगों को एग ऑन कर रहा है, तो फिर ये मामला भी खिड़की से बाहर हो गया। लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक अंसर है कि जो समझता है, क्योंकि हम एंटी इंपीरियल भी समझे जाते हैं कि जी अमेरिका को के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। नहीं, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर वो एलिमेंट खराब होता है जब भी ऐसे कोई दंगा होता है, जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया को कॉलोनाइज भी ना किया जाए और लोगों का नुकसान भी ना हो, और जो बुरा एलिमेंट है जिसने इराक वॉर को वो किया, वही सारे के सारे लोग भेस बदल के डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर बन गए। अब जो है आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन भी बेहतर होंगे और जो भी हुकूमत आए, थैंक्स टू दिस प्राइम मिनिस्टर, थैंक्स टू दिस आर्मी चीफ, थैंक्स टू आवर इंटायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि हमने अमेरिकन जो पूरी रियासत है उसके साथ डायलॉग खड़ा कर लिया है। तो अब इंडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता था, एक और बात बता दो, जो अटैकर्स थे उनके अंदर हिंदुत्व के मोदी भक्त भी मौजूद थे, उनका झंडा भी नजर आ रहा है और हिंदुस्तान का झंडा भी नजर आ रहा है। जाहिर है वो बड़े पूजा करते हैं उसकी, मोदी और ट्रंप का तो एक बड़ा वो बन गया था। और नहीं, खासतौर पे ट्रंप की तो पूजा करते हैं, एक बुत उसका बनाया हुआ है और उसको भगवान बना के उसकी पूजा की जाती है। हालांकि ट्रंप ने इंडिया को भी छोड़ा नहीं है, इंडिया के हवाले से भी जो वो बातें करते रहे। ट्रंप का जो था ना जी, जो स्टाइल था इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिक्स का, हाँ जी, वो नहीं, खासतौर पे ये था कि आप पैसे दो, अब मैं आपके साथ हूँ। अब इंडिया के पास पैसा ज्यादा है तो वो उसके साथ ज्यादा खड़े हो जाते थे। तो अब वो मामला खत्म होगा और अमेरिका अपने प्रिंसिपल्स पे दोबारा आएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। नाज़रीन, 3.5 साल तक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर को फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी पाबंदियों का निशाना बनाए रखा और इसके साथ ताल्लुकात जो है वो ख़त्म करके इस छोटे से खलीजी मुल्क पर ज़बरदस्त दबाव बरकरार रखा। इन चारों ममालिक ने सन 2017 में 30 लाख से भी कम आबादी है कतर की और तेल और गैस के ज़खायर से ये माला माल है, लेकिन इस मुल्क पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि दहशतगर्दी का ये हामी है और कतर से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दी की हिमायत करना बंद करे। इसके अलावा ईरान से ताल्लुकात, जो एक बहुत बड़ा मसला था इन ममालिक के लिए, उसके हवाले से जो है वो कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात जो है वो ना हो ईरान के साथ। और तीसरा जो एक बड़ा मुतालबा था वो ये था कि अल जज़ीरा जो है, जो न्यूज़ चैनल है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और बंद कर दिया जाए। लेकिन इन 3.5 सालों के दौरान तमाम तर दबाव के बावजूद हमने देखा कि कतर जो है उसने कोई एक शर्त, ये बड़ी शराइत थी, हालांकि 13 शराइत पेश की गई थी और कहा गया था कि ये मानी जाए। इन 13 शराइत में से, इन बड़ी शराइत में से किसी भी शर्त जो है उसको कतर ने नहीं माना और अब हमने देखा कि ताल्लुकात जो है वो बहाल हो गए हैं और मुआहिदा हुआ है तमाम ममालिक का कतर के साथ पाबंदियाँ ख़त्म करने का। इसकी वजह क्या है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फरूक, गुज़श्ता कई माह से खासतौर पे कुवैत का बहुत ज्यादा इसमें रोल रहा, जो कोशिश कर रहा था। अमेरिका के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के भी पसे पर्दा जो है वो कोशिश जो दामाद है जी बिल्कुल। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हर साल इजलास भी होता है ये, और उसमें ये एकदम से जो ये डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि कोशिशें तो कई माह से चल रही थी, इसकी क्या कोई खास वजह है? एक तो सदर ट्रंप की जो शिकस्त, उनका जो जाना है, हाँ जी बिल्कुल, that can be that is one aspect। देखिए, in order to understand the thought जो अभी हल हो रहा है, उसको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नौबत यहाँ तक क्यों आई कि इन्होंने कट्टी कर दी 4 ममालिक ने और बाकियों पे भी प्रेशर डाला। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड 2011 में जाते हैं और 2011 में एक चीज हुई थी जिसको कहते हैं अरब स्प्रिंग, और वो गलत पॉलिसीज पिछले जो वो थे सदर बुश और फिर सदर ओबामा के ज़माने में जो ईरान को इराक के अंदर एक रोल देने का मामला था, उसकी वजह से हुआ। एकदम वो एलिमेंट जो कि अरब ममालिक के अंदर हुकूमत में थे, उनके खिलाफ जो है लोग खड़े हो गए और उन्होंने हुकूमतें गिराना शुरू कर दी। अब वहाँ बादशाह है और फिर ये हुआ कि जिस मुल्क के अंदर ये मामला ज़्यादा बढ़ा, सीरिया की एग्जाम्पल है, फिर इस लीबिया की एग्जाम्पल है जहाँ पे तहस नहस कर दिया। बहरीन के अंदर भी अच्छा खासा वो हुआ था, क्योंकि अब
आबादी का ज़्यादा तनासब जो है वो एक मसला का है और हुक्मरान तबका दूसरे मसला का है। तो उन तमाम चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि अरब वर्ल्ड के अंदर ये खिफत थी, ये गुस्सा था कि ईरान जो है हैज़ बीन अलाउड टू एक्सप्लॉइट द फॉल्ट लाइंस ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये समझ भी आती है अगर आपका कोई बरादर मुल्क या कोई भी दोस्त आपके मुल्क के अंदर जो है फॉल्ट लाइंस को ख़राब करने की कोशिश करे, लोगों को लड़ाने की कोशिश करे, आपको भी गम गुस्सा आएगा। आजकल भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि ईरान के साथ एसोसिएशन इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, कतर की, और फिर ईरान के ऊपर पाबंदियां बहुत ज़्यादा थी। जब JCPOA हुआ जो न्यूक्लियर डील कहलाती है, तो उस वक़्त ये था कि कतर ने भी उनके साथ बड़ी पिंगें वो की, क्योंकि इनका LNG का बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद है, ईरान के पास बहुत ज़्यादा ऑयल के मौजूद है, तो इन्होंने कॉपरेशन किया। फिर एक मौसम की हवा भी चल गई। आपको पता है इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन का एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी हुकूमत लाने की, जिसको बाद में सऊदी अरब की मदद से कहा जाता है कि ख़त्म किया गया। इख्वानुल मुस्लिमीन के बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है जनाब कतर में। इसी तरह हमास का एक बहुत बड़ा एलिमेंट मौजूद है। फिर उसका जो ईरान के साथ बढ़ती हुई दोस्ती थी उसके ऊपर भी खिफत थी। लेकिन मामला ये है कि एक और चीज़ भी हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप आया ना, वो फफा कुटनी का आपने सुना है ना, जब ऐसे एलिमेंट आता है आपके इलाके में तो सारे के सारे लड़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अमन होना शुरू, यानी वो लड़ाने वाला काम नहीं किया सबको। एग्जैक्टली। सबसे पहला ये हुआ कि सऊदी अरब के जो हुकूमत थी उसने एक एग्रीमेंट कर लिया इनके साथ, अमेरिका के साथ, $110 अरब का, और उसके बाद उन्होंने समझा कि अब हमारी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाएगा। उसमें ये हुआ कि कतर वाज नॉट प्लेइंग गेम, तो नाराज़गी हुई। लेकिन अब क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप वाला वो फैक्टर जो कि मैडमैन डॉक्ट्रिन थी कि कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, ट्रंप जो है ना कल को आके न्यूक भी करना चाह सकता है या अमन कर सकता है, तो उस वक़्त दे एक्चुअली थॉट के टफ होंगे। लेकिन कतर का आपने एक और चीज़ बताई, वो अमेजिंग है और वो कतर की विजन को शो करता है। आपको पता है अल जजीरा, नहीं अल जजीरा जो चैनल है ना जी, मेरे ख्याल में कल्चरली इट इज़ अ बिग एलिमेंट विद इन द अरब वर्ल्ड। और हुआ ये था कि असल में प्रोजेक्ट जो था वो सऊदी अरब और BBC के दरमियान था, जिसने ट्रेन किया अरब्स को ताकि वो रिपोर्ट कर सके और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट कर सके। फिर यह हुआ कि सऊदी अरब को थोड़े से उसकी पॉलिसी की इंडिपेंडेंस पे इतराज़ हुआ, उन्होंने प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया, BBC ने भी कर दिया। वो सारी टीम उठ के गई, तो कतर ने कहा कि आप हमारे पास इसको लेकर आएं और यहाँ पे बेस करें तो फिर चलेगा। वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। तो अब जो है मेरे ख्याल में थैंक्स टू कुवैत इन तमाम के अंदर अमन करने की कोशिश और मामलात बेहतर करने की कोशिश। जमाल खशोगी का जो मामला है उसके हवाले से भी बात हो रही है। एक तो आपने कहा ना कि जो बाइडन ने ये वाजे कर दिया है कि जो जौहरी मुआहदा है ईरान के साथ वो दोबारा से उसके ऊपर उसको बहाल किया जा सकता है, होगा नहीं। अच्छा, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये बड़े वाज़े तौर पे हाँ जी, मैं आपको बता दूं वो चाहते हैं कि ये हो। जी बिल्कुल। हाँ। जब किया गया था ना जौहरी मुआहदा, उस वक्त एटमॉस्फेरिक्स बहुत डिफरेंट थे। उस वक्त जो है मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड थी, इजराइल जो है वो किसी अरब मुल्क के साथ भी उसका कोई ताल्लुक वगैरह खास तौर पे नहीं था। और फिर इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो करके ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया गया। लेकिन अब ये हुआ है कि बहुत कुछ चेंज हो गया अमेरिका के अंदर, और ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की स्टेज है वो भी आगे चली गई है। तो मेरे ख्याल में इट विल नॉट बी इजी टू ब्रिंग द ओल्ड एग्रीमेंट बैक। और फिर उसका ये है कि इजराइल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट करता है, तो अमेरिका मेरे ख्याल में इतना नाराज़ नहीं करना चाहेगा। अभी कोशिश होगी कि कुछ ईरान को कहीं पे एक डायलॉग टेबल पे ले आए, 2 साल तक डायलॉग चलता रहे, आहिस्ता आहिस्ता ईरान को कन्विंस कर लिया जाए और दुनिया को भी कि अमन हो जाए। लेकिन जो अरब ममालिक है और हमारे बरादर ममालिक जो अरब हैं उनके दरमियान ये एग्रीमेंट होना कि ये 4 मुल्क और फिर कतर करीब आ रहे हैं, ये हमें बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि कतर भी हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है। सऊदी अरब आ रही थी कि पाकिस्तान ने बड़ा खुश आइन करार दिया इसको, बड़ा अप्रिशिएट किया। और पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या आप समझते हैं कि कोई ज़ाहिर पॉजिटिव भी इसका इम्पैक्ट होगा? पाकिस्तान के ट्रेडिशनली 3 बहुत बड़े पिलर्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, एक अमेरिका, एक चीन और एक सऊदी अरब, राइट? तो सऊदी अरब को नाराज करना
भी अच्छी बात नहीं, कतर को नाराज करना क्योंकि वो एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है वो भी अच्छा नहीं था। और हमारे लिए मसला था कि हमें पिक एंड चूज बहुत करना पड़ रहा था, तुर्की के साथ जाएं या ना जाएं, कतर के साथ जाएं या ना जाएं, सऊदी अरब के साथ क्या एग्रीमेंट करें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो गया है और उसकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ये विन विन है, विन विन है, विन विन है। और फिर भी लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी सऊदी अरब का इंडिया के साथ बड़ा हो गया ताल्लुक। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो एक मुकेश अंबानी का एक ऑयल प्रोजेक्ट था जिसमें वो बड़े अरसे से आस लगा के बैठा था कि सऊदी अरब उसमें इन्वेस्ट करेगा, सऊदी अरब ने वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं की और वो प्रोजेक्ट वैसे के वैसा पड़ा है। और इस वजह से अंबानी को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ गया, डेटा में आना पड़ गया ऑयल की बजाय। और मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेसी और हमारे सऊदी भाइयों की पाकिस्तान की पोजीशन पे सपोर्ट, जिसको आपका मीडिया किसी तरह से कलर करके ना छुपा देता है, ये बात जो है ना दिखाने की है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने क्या क्या इम्पैक्ट किया है। मैं एक बात कहता हूँ, वैसे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और वजारत खारजा इस वक्त इस हुकूमत में जितना एक्टिव नजर आ रहा है हर फोरम के ऊपर, वो मेरे ख्याल में मैंने कम से कम माजी में अपनी जर्नलिस्टिक जितना भी मेरा करियर है उसमें इतने नहीं देखा। मैंने आपको बताया था कि हम कुछ लोग जो डिप्लोमेटिक बीट के ऊपर काम भी करते हैं तो हम लोगों ने ग्रेड किया हुआ है कि कौन सा फॉरेन मिनिस्टर कितना अच्छा है। सबसे पावरफुल समझा जाता है सर्जेई लैवरोव ऑफ रशिया, जो 20-30 साल से जो है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े इफेक्टिव है। अच्छा, दूसरा कहा जाता है जवाद जरीफ साहब को, जो कि इतने ज्यादा कॉर्नर्ड मुल्क के जो वो है फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी जाके दुनिया में इम्पैक्ट किया। अगर ग्रेडिंग में 3rd नंबर पे मैं किसी को देखता हूँ जिसके अंदर पंच है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और इफेक्टिव इम्पैक्ट करने की ताकत है और कैरिज्मेटिक भी हैं, वो शाह महमूद कुरैशी। हम बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है और अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ इस काबिल हो और जो शख्स इस काबिल हो। लेकिन एक और अहम पे, चूँकि हम बात कर रहे थे कतर और सऊदी अरब की, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि शायद सऊदिया और यूएई को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कतर जो है वो अपनी फ़ौजी सलाहियत को इतना बढ़ा लेगा इस सारे अरसे के दौरान और एक इलाकाई ताकत बनकर सामने आएगा, क्योंकि पाबंदियाँ लगाने से पहले जो कतर की फ़िज़ाइया उसके पास सिर्फ 12 जंगी तैयारे थे और इस वक्त जो हैं वो 250 के करीब तैयारे उनके पास मौजूद हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और एक मामले के ऊपर जो है कुछ सज़ाएं भी दी गई हैं फ़ारूक, जो कि साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। और साइबर क्राइम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो हम आए रोज़ देखते हैं, शिकायत सामने आती हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ी शिकायत ये होती थी कि कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन अब लगता है कि इसके ऊपर हुकूमत भी, जुडिशरी भी और ख़ास तौर पे FIA का जो साइबर विंग है साइबर क्राइम का, वो भी अब काफ़ी मुतहरिक है। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की नौयत है साइबर क्राइम की, आज उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे गेस्ट जी मोहम्मद अहमद मेहताब साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त के लिए। अहमद साहब, एक तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो साइबर क्राइम है वो किस नौयत के जो क्राइम्स हैं वो होते हैं, किस किस तरह के क्राइम्स होते हैं, जरा पहले इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली साइबर क्राइम्स हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्ट कॉमनली जो हमारे पाकिस्तान में साइबर क्राइम पाया जाता है जी, वो है डाटा थेफ्ट का या साइबर हरासमेंट के ऊपर। अभी कॉमनली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो साइबर हरासमेंट है वो उसकी केसेस में काफी इजाफा हुआ है, रिपोर्टेड ऑन डिफरेंट न्यूज सोर्सेज। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास काफी केसेस आते हैं, जैसे साइबर क्राइम के अंदर हरासमेंट है, साइबर बुलिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अलावा उसके अलावा आपकी डाटा ब्रीच है जिसमें आपके अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इलीगल तौर पे जो है वो परफॉर्म होती हैं। मुख्तलिफ तरह के साइबर अटैक्स हैं जो कॉमनली पाकिस्तान में ऑन द टॉप लिस्ट है। मोस्ट कॉमन जो है वो साइबर हरासमेंट जो है वो ऑब्जर्विंग में है कि ये टॉप ट्रेंडिंग में है एट दैट टाइम इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि आइडेंटिटी थेफ्ट और डेटा ब्रीचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के बारे में कंट्रोवर्सी भी ये आई, उनके पर्सनल प्राइवेट डेटा जो है वो पब्लिक कर दिया गया। तो क्या पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया वगैरह के साथ इन मामलों पे कम्युनिकेशन में है ताकि ये ना हो कि आपका मेरा कोई क्रेडिट कार्ड जो वो है पासवर्ड्स वो बिक रहे हों डार्क वेब पे या हमारी कोई प्राइवेट चीज़ें जो है वो आउट हो जाए?
جی بالکل، اس طرح کے کافی کیسز سامنے آئے تھے. جیسے کہ ریسنٹلی اگر ہم ایک پریویس ایگزامپل لیں جس میں جو بینکس کے جو ڈیٹا ہے، کارڈ وغیرہ کی جو آئیڈینٹی ہے یا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے وہ لیک ہوئی تھی آن ڈارک ویب. جی تو اس کے متعلق جو ہے بینک کی کافی حرکت میں آئے اور اسٹیٹ بینک نے بھی کافی پالیسی کو جو ہے سخت کیا، جس میں ہمارے جو بینکس ہیں ان کو یہ چیز ریسٹرکٹ کی گئی تھی کہ آپ لوگ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ لوگ جو آپ کے یوزرز ہیں ان کے اندر اویئرنیس پھیلائیں کہ جو سائبر اٹیک ہے وہ کیسے ہوتا ہے، آپ بینکس میں سائبر کرائم کو کیسے روک سکتے ہیں، آپ اپنے آڈٹس کروائیں. اسی طریقے سے فار ایگزامپل ایک مثال دیں گے کہ پی سی آئی ڈی ایس ایس این پی اے ڈی ایس ایس کمپلائنٹ آپ اپنے آپ کو کروائیں. کچھ سیکورٹی کے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروائے گئے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، جن سے کہ ہم کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ کسی بھی اے ٹی ایم میں پاکستان میں جاتے ہیں اے ٹی ایم سے پیسے لینے کے لیے، تو آپ وہاں پر مختلف طرح کے سائبر کرائم اویئرنیس کیمپینز کے پوسٹرز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو چیز ایک گڈ گیسچر ہے میرے خیال سے کہ ہم لوگ. لیکن اس وقت اتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے کہ پہلے وہ سارے پڑھے اور پھر اس کے بعد احتیاط برتے اور پھر اے ٹی ایم یوز کرے. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ شاید جتنی اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے وہ تھرو میڈیا یا ڈفرینٹ فورمز کے تھرو وہ شاید نہیں دی جا رہی اتنی؟ جی بالکل، ہم کافی جگہوں پہ لیک بھی کرتے ہیں لیکن کافی جگہوں پہ ہم ایکسل بھی کر رہے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. بالکل ظاہر ہے ہم لوگ دنیا سے کافی پیچھے ہیں. دنیا میں جی ڈی پی آر کی طرح کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے یورپین یونین کی طرف سے، اور ڈفرینٹ جو ممالک ہیں وہ جی ڈی پی آر پہ جا رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی کافی پیچھے ہیں. ہمیں اس پہ کافی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا احمد، آپ نے جو ہراسمنٹ کی بات کی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ خواتین آتی ہیں زیادہ، آپ کیا سجیسٹ کریں گے فوری طور پہ کیا ایکشن لیا جانا چاہیے؟ وہ خواتین ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ان کو یہ لگے کہ کوئی ہراس کر رہا ہے تو کیا کریں، کس سے رابطہ کریں؟ اس کا سب سے بہترین جو حل ہے وہ میں آپ کے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سمپلی طور پر آپ کو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایف آئی اے یا این آر 3C، دو ادارے ہیں بیسیکلی پاکستان کے اندر، ایک ہے نیشنل رسپانس فور سائبر کرائم این آر 3C اور دوسرا ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ان کے آفیسز میں جا کر کمپلین کروانی پڑتی تھی. اب اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ ان کو ای میل کے ذریعے بھی کمپلین کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیس آیا ہے، میرے پاس یہ ایویڈنس ہے، مجھے ہراس کیا جا رہا ہے یا بلی کیا جا رہا ہے. یا پھر ایک سب سے آسان ترین جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سٹیزن پورٹل پہ جائیں، ایک ایپلیکیشن جو کہ حکومت نے انٹروڈیوس کروائی ہے، اس پہ جا کر آپ سائبر کرائم یا سائبر بولنگ جو ہے وہ اپنا جو ٹارگیٹ ایریا وہ سلیکٹ کریں اور اس پہ آپ اپنے ایویڈنس کے ساتھ اپنا جو کمپلینٹ ہے آپ کی وہ آپ رجسٹر کروائیں، جس میں آپ کی کمپلینٹ ٹریک بھی ہوگی اور ڈائریکٹر ایف آئی اے کے پاس جو ہے نا وہ اسائن ہوگی، جس کو آگے پروسیڈ بھی کیا جائے گا اور آپ کی کیس کو آن ورڈ پک اپ بھی کیا جائے گا. تو کیا کچھ ایسے کیسز ہیں جو، اور ایک تو یہ کہ ایسے کیسز جو آپ جانتے ہوں یا آپ کوٹ کر سکیں یہاں پہ کوئی بڑے کیسز اس طرح کے، اور دوسرا یہ کہ کتنا وقت لگتا ہے، کیونکہ عموماً یہ ایک تاثر ہے کہ بڑا مشکل ہے اور پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. جی بالکل، میں اسپیسیفکلی تو کچھ کوٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ کافی چیزیں اس میں پھر پرسنل میٹرز بھی آ جاتے ہیں. البتہ یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جو ایف آئی اے کو یا این آر 3C کو کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ پاکستان میں ایف آئی اے این آر 3C کے پاس آئی گیس سو فار عملہ جو ہے وہ کم ہے، لیکن ان پیرالل وہ لوگ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. آلموسٹ کافی حد تک اس پہ کام کیا جا رہا ہے. کیسز ریزالو ہو جاتے ہیں ود ان اے منتھ اور ود ان لائک منتھ 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے کیسز ریزالو ہو جاتے ہیں. اس میں جتنا آپ کے پاس ایویڈنس اسٹرانگ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کو کہ جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر جتنا ٹھوس ایویڈنس ہوگا اتنا جلدی وہ اس کو جو ہے ٹیک اپ کر سکیں گے کیس کو اور اتنا جلدی آپ کا کیس ریزالو ہوگا. کافی اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ اس چیز کو ایکسلریٹ کریں تاکہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو جو ہے بخوبی طور پر جو ہے نا ان سے نپٹا جا سکے. صحیح، ٹھیک ہے. اس میں جو رول ہے وہ زیادہ کس کا ہے، ایف آئی اے کا یا پولیس کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ ایف آئی اے بیسیکلی آپ کی کیس کو ٹیک اپ اور پروسیس کرنے میں کے لیے ایک ادارہ ہے جو کہ صرف سائبر کرائم سے ریلیٹڈ آپ جو میٹرز ہیں ان کو ڈیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پولیس جو ہے وہ ان کو ہیلپ کر سکتی ہے، اسسٹ کر سکتی ہے. اور جو آپ کا مین جو ادارہ ہے وہ ایف آئی اے ہے. تو آپ ایف آئی اے یا این آر 3C کو جو ہے بیسیکلی کیس رپورٹ کر سکتے ہیں.
چلیے بہت شکریہ محمد احمد مہتاب صاحب آپ کے وقت کے لیے. فاروق would you like to comment on this? ویری کوئکلی 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہوا نا, ہم نے سٹارٹ میں بات کی, امریکہ کے صدر نے جو کیا وہ بھی سائبر کرائم ہے. جو ٹویٹ کی ٹویٹ سے اور باقی میسیجنگ سے ڈیلیٹ کر دی گئی, پھر فیس بک کا اکاؤنٹ 24 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا. یہ امریکی صدر کے ساتھ ہو سکتا ہے. فیس بک نے تو کہا انڈیفینیٹلی ہو گیا. اچھا ہاں, لیکن 24 گھنٹے کے لیے ہاں جی, سٹارٹ میں 12 گھنٹے ٹویٹر تھا اور باقی تھا. لیکن ایک تو یہ کہ اس کی مثال آپ نے دیکھ لی کہ امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ فیلڈ ہے جو ڈیلی گرو کر رہی ہے, تو آپ کا جو رسپانس ہے وہ بھی بہت کریٹو اور فاسٹ پیسڈ ہونا ہوگا. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی قانون بنانے ہیں 2 قسم کے قانون ہو سکتے ہیں, یا وہ جو ظلم اور زیادتی کو کنٹرول کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آزادی کو بھی سلب کر لیں, دوسرا وہ جو کہ کریٹو اپروچ لے کے آئیں کہ چیزیں بڑھتی رہیں, پروگریس ہوتی رہے لیکن کرائم نہ ہو. تو ہمیں دوسرے والے کی طرف جانا ہے, پہلے والے کی طرف نہیں, کیونکہ اس سے کریٹیوٹی سلب ہو جاتی ہے, انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہی نہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اب تو ظاہر ہے ہم سب لوگ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور یہ تمام پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے سبھی یوز کرتے ہیں, لیکن اتنے ویل اویئر نہیں ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں, لوگوں کو اویئر کریں. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری, فاروق قطافی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.